हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि ये वीडियो आज आपको आश्चर्यचकित कर देगा, क्योंकि इतने सारे फैक्ट आपको इससे पहले किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिला होगा। आज मैं बात करूंगा राजस्थान राज्य में मौजूद थार डेजर्ट के बारे में। थार मरुस्थल या थार रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये बेहतरीन वीडियो, और आप बने रहें इस वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहले बात करते हैं थार डेजर्ट के बारे में। थार डेजर्ट, जिसे हम सभी द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के भी नाम से जानते हैं, और ये भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के राजस्थान राज्य में मौजूद है। पूरे विश्व में मौजूद सभी रेगिस्तानों की तुलना में इस थार का स्थान 17वें नंबर पर है, जो 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एक बड़े से एरिया को कवर करता है। और ये थार भारत और पाकिस्तान 2 देशों में फैला हुआ है। हालांकि इस थार डेजर्ट का 85% हिस्सा हमारे भारत राज्य में ही है और 15% हिस्सा पाकिस्तान में मौजूद है। यह विश्व का 17वां बड़ा मरुस्थल और 9वां सबसे बड़ा गर्म उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। इस मरुस्थल का 62% विस्तार राजस्थान राज्य में है और राजस्थान के कुल क्षेत्र का 61.11% भाग मरुस्थल से घिरा हुआ है। इस पूरे थार डेजर्ट की अगर एक्चुअल एरिया की बात करें तो 2,38,254 किलोमीटर स्क्वायर है, लेकिन इसका 85% भाग जो भारत में मौजूद है, जो लगभग 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है। थार रेगिस्तान, जिसे राजस्थान के कुछ बड़े जिले भी शामिल हैं, जिसमें चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जैसे बड़े डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। हालांकि ये थार मरुस्थल गुजरात, पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी फैला हुआ है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस थार मरुस्थल का अधिकतम भाग राजस्थान में ही मौजूद है, और चारों तरफ से राजस्थान के जो स्टेट्स पड़ते हैं तो उनके साथ ये रेगिस्तान अपनी कुछ बाउंड्री साझा करती हैं। लेकिन गुजरात में इस थार रेगिस्तान का कुछ ज़्यादा ही बड़ा हिस्सा देखने को मिलता है। थार रेगिस्तान के पश्चिमी भाग मरुस्थलीय कहलाता है और ये जगह बहुत ज़्यादा शुष्क है, जबकि पूर्वी भाग में कभी कभी हल्की वर्षा हो जाती है। और इसके पश्चिमी भाग का शुष्क होना और पूर्वी भाग में हल्की वर्षा होने के भी पीछे कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशन मौजूद है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पूर्वी भाग में रेत के टीले भी कम पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पे अक्सर बारिश हो जाया करती है। अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में मौजूद होना इस थार मरुस्थल के पश्चिमी भाग में मरुस्थल का ज्यादा शुष्क होना ही मेन कारण होता है। दरअसल ये जो अरावली पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है, जो अरब सागर से उठने वाली मानसूनी पवनों के समांतर है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनों के लिए अवरोधक है। मतलब एक तरफ अरावली पर्वत श्रृंखला जो पश्चिमी भाग में है वो मानसूनी पवन के समांतर है, पैरेलल है, जिसके कारण यहाँ पे हवाएं रुक नहीं पाती, बादलों का ठहराव नहीं हो पाता, जिसके कारण यहाँ पे वर्षा हो नहीं पाती। ये हवाएं इन बादलों को आगे धकेल कर ले जाती हैं। और जहाँ तक बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसूनी पवनों की बात है तो उधर से ये अवरोधक का काम करती है, इधर से आने वाली हवाओं को ये रोक देती है। इसलिए थार के रेगिस्तान में वर्षा बहुत कम हो पाती है, लेकिन फिर भी पश्चिमी भाग में ये बहुत ज़्यादा शुष्क है और पूर्वी भाग में कुछ हल्के फुल्के बारिश होते रहते हैं। पश्चिमी भाग में गर्मियों के दिनों में तेज लू, तेज आंधी चलती है, जिसमें बालुओं के बड़े बड़े टीले एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं और फिर नए नए टीलों का निर्माण करते हैं। ये धूल और ये बालू के कण भरी आंधियां आसपास मौजूद जो शहर और जो कस्बे बसे हैं उनके लिए ये एक श्राप साबित होता है। थार मरुस्थल की जलवायु भी अद्भुत है। गर्मियों में रेत उबलते हैं और यहाँ का तापमान 45 से 50 डिग्री तक पहुँच जाता है,
यहाँ पे 52 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम अभी तक रिकॉर्ड किया गया है। वहीं सर्दियों के मौसम में ये तापमान शून्य के भी नीचे चला जाता है और ये हड्डियों को जमा देने वाला ठंड होता है। थार के इस अद्भुत जलवायु के पीछे रेत का जल्दी से गर्म होना और उतने ही जल्दी से ठंडा हो जाना भी एक कारण माना जाता है। गर्मियों में यहाँ की तेज आंधियाँ चलती हैं जो रेत के कई नए टीलों का निर्माण करती हैं और कई टीलों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह भी ले जाती हैं और ये भी एक कारण बनती है मरुस्थलीकरण की समस्या का ज्यादा होना। आइए तो अब बात करते हैं इस थार मरुस्थल में सामान्य जनजीवन की। अगर जनजीवन की बात करें तो इस मरुस्थल में दूर दूर तक कोई गांव दिखाई नहीं देता। जल ही जीवन है ऐसा तो आप सभी ने सुना है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि थार के इतने बड़े एरिया में जल संकट सर्वप्रमुख संकट माना जाता है। वाटर स्कैरसिटी यहाँ का मुख्य समस्याओं में से एक है। थार के आसपास कोई शहर अगर विकसित हुआ तो वह था जोधपुर शहर, जो अपने पूरे विश्व में पर्यटन के क्षेत्र में बेस्ट प्लेसेस में आते हैं। जोधपुर हमारे भारत के गौरवपूर्ण इतिहास की एक झलक दर्शाती है, जहाँ खूबसूरत और भव्य आकर्षक किले और भव्य भवन मौजूद है। जल संकट होने के बावजूद यहाँ के लोगों का थार क्षेत्र में निवास करने वालों का पशुपालन एक मुख्य पेशा है। पशुओं में गाय, भैंस, बकरी, भेड़, गधे इत्यादि जानवरों को पाला पोसा जाता है और इनके अलावा जिनमें सर्वप्रमुख ऊंट है, जिसे द शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है। ये ऊंट राजस्थान के लिए वरदान है और यहाँ पे इन सभी जानवरों में से भेड़ का भी पशुपालन कुछ ज्यादा ही होता है और सभी मवेशियों के तुलना में। ये ऊंट रेत वाली मैदानों में काफी तेजी से भागते हैं और ये काफी दिनों तक बिना पानी के भी रह लेते हैं। इस कारण से ऊंट को राजस्थान का एक तरह से वरदान भी माना जाता है। तो आइए कुछ प्लांटेशन और वेजिटेशन के भी बारे में बात करते हैं। थार के शुष्क और जल के अभाव वाली जलवायु के कारण यहाँ अनेकों कैक्टस की प्रजातियां और छोटे छोटे कांटेदार झाड़ियां देखने को मिलती हैं। क्योंकि जहाँ पे जल की कमी होती है, जहाँ पे जल की स्कैरसिटी होती है, कैक्टस जैसे जो प्रजाति हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। असल में ये ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें कम से कम जल में शुष्क से शुष्क प्रदेशों में ये अपने आप को जीवित रख पाते हैं। यहाँ कैक्टी, एकासिया, यूफोर्बिया, डेजर्ट डेट जैसे प्लांट के साथ कुछ औषधीय गुण रखने वाले और खाने योग्य भी प्लांट यहाँ देखने को मिलते हैं। अब हम लोग अगर मिनरल्स की बात करें तो थार डेजर्ट रिच मिनरल्स रिसोर्सेज के लिए भी जाना जाता है। यहाँ लिग्नाइट, जिप्सम, फास्फोरेट जैसे मुख्य माइनिंग प्रोजेक्ट भी चलाई जा रही हैं। फेल्ड्स्पार, क्वार्ट्ज, मार्बल जैसे अनेक माइंस यहाँ पे मौजूद हैं और भारत में सबसे ज्यादा लिग्नाइट रिजर्व के लिए थार डेजर्ट को ही जाना जाता है और कई बड़ी बड़ी माइनिंग संस्थाएं यहाँ पे इन रिसोर्स का उत्खनन करने के लिए काम कर रही हैं। हालांकि थार डेजर्ट का जो हिस्सा पाकिस्तान में है वहाँ सबसे बड़े कोल रिजर्व का क्षेत्र आता है। थार कोलफील्ड जो दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल रिजर्व में से एक है और यहाँ बहुत से माइनिंग कंपनीज माइनिंग के क्षेत्र में भी कार्य कर रही है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो 15% हिस्सा पाकिस्तान के क्षेत्र में है वो पूरी तरह नेचुरल रिसोर्सेज से भरी पड़ी है। थार में मौजूद अनेकों मिनरल्स और माइंस यहाँ के जलवायु और लोगों के जीवन को भी काफी असर पहुंचा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। यहाँ के लोगों के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि इन माइंस का इस्तेमाल भविष्य को ध्यान में रखते हुए किया जाए और यहाँ के लोगों को कम से कम इसका खामियाजा भुगतना पड़े। थार मरुस्थल में इतनी जटिल जलवायु और गर्म मौसम होने के बावजूद भी यहाँ अनेकों एनिमल्स, रेप्टाइल्स और क्रिएचर देखने को मिल जाते हैं जो खुद को उस मौसम में ढाल चुके हैं, जैसे डेजर्ट फॉक्स, इंडियन गैजल जिसे हम चिंकारा भी कहते हैं, डेजर्ट कैट इसे हम एशियाटिक वाइल्ड कैट भी कहते हैं, इंडियन वाइल्ड एस जिसे हम गधा कहते हैं, ब्लैक बग, इंडियन कोबरा जो काफी जहरीली होती है और मॉनिटर लिजार्ड जो साइज में काफी बड़ी होती है, इंडियन पाइथन और स्कॉर्पियन, ये सभी रेप्टाइल्स, ये एनिमल्स यहाँ पे ये इनका एक तरह से माना जाए तो इनका ये आवास है। अक्सर हम सभी को ऐसा लगता है कि ये रेगिस्तान है, मरुस्थलीय जगह है, तो यहाँ पे कोई रेप्टाइल्स या कोई क्रिएचर नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। रेगिस्तान में भी अनेकों एनिमल्स, रेप्टाइल्स और क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं और ये काफी अद्भुत है।
थार रेगिस्तान जो एक ड्राई और एरिड, जिसे हम शुष्क कहते हैं, एरिड क्षेत्र है जहां पानी के रिसोर्सेस काफी लिमिटेड है, ये आप सभी को भी पता है, जिसमें ग्राउंड वाटर प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर में से एक है। वैसे थार का जो क्षेत्र है यहाँ कई नदियों का घर भी माना जाता है, जैसे लूनी नदी यहाँ की मुख्य नदी है जिसमें 12 महीनों जल का बहाव बना रहता है, और बाकी नदियाँ बरसाती नदियाँ हैं जिसमें वर्षा के मौसम में, मानसून के मौसम में ही जल पाया जाता है। तो यहाँ के लोग इस वाटर स्कैर्सिटी से निपटने के लिए, इस जल की संकट से निपटने के लिए, हम ये जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, उसे आज भी वहाँ के लोग अपनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज एन इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस इन द थार डेजर्ट। ये असल में आज भी प्रैक्टिसेस में है, जबकि और भी जो शहर है राजस्थान के अलावा जहाँ पानी की कमी नहीं है, जहाँ पे जल का इतना अभाव नहीं है, यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जहाँ पे समस्या है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो समाधान ढूंढना ही पड़ेगा। यहाँ पानी की समस्या पूरे साल बनी रहती है, वहाँ ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ खेती के लिए कैनल एरिगेशन के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है। राजस्थान के थार डेजर्ट में जो खेती लायक जो भूमि है, यहाँ पे जल का अभाव होने के कारण यहाँ पे खेती हर 3 महीने 4 महीने में बदल कर किया जाता है, ताकि हर किस्म के अनाज उगाए जा सके, ताकि जो कम पानी के स्रोत से भी जो अनाज उग सके, और ऐसा करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी अच्छी बनी रहती है। तो ये भी एक रीजन है, लेकिन मुख्य रीजन जल का संकट ही है जिसके कारण ये इस तरह के उपाय अपनाए जाते हैं। एग्रीकल्चर के लिए एक चैलेंजिंग रीजन होते हुए भी आज के मॉडर्न इरिगेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ अनेकों प्रकार के अनाज उपजाए जाते हैं, जिसमें गेहूं, मिलेट, पल्सेस, सब्जी, फल की खेती की जाती है। और अब लास्ट में जाते जाते हम लोग पॉइंट टू पॉइंट अगर बात करें तो इस थार मरुस्थल में मेन चैलेंजेस क्या है जिंदगी जीने के लिए, अगर इस पे बात करें तो सबसे पहली समस्या वाटर स्कैर्सिटी की है, दूसरी फूड इनसिक्योरिटी की है, तीसरी पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज़्यादा है, चौथी हेल्थ इश्यूज, असामान्य जलवायु है, जो असामान्य यहाँ का तापमान है, इसके कारण यहाँ हेल्थ इशू भी एक गंभीर समस्या है, और पांचवा जो सबसे बड़ी समस्या है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार चाहते हुए भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकती है, क्योंकि ये रेत वाली ज़मीन, इस पे काम कर पाना काफ़ी मुश्किल है और काफ़ी चैलेंजिंग है। तो लेकिन फिर भी जाते जाते एक बात कहूँगा कि प्रकृति की इस अनूठी विरासत में ज़िंदगी जीने के चैलेंजेस तो बहुत हैं, परेशानियाँ असहनीय हैं, मुसीबतें अनगिनत हैं, लेकिन जिंदगी जीने की इच्छा और इससे लड़ते रहने का दम अतुलनीय है। धन्य है हमारी प्रकृति और महान है यहाँ के जनमानस। जय हिंद, जय भारत।